चलिए जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक। 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा है टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। बट उससे पहले मेरे को एक बात बताइए, लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था ह्यूमन आई पढ़ा था। ह्यूमन आई में हमने आपको 2 चीजें बताई थी। एक बताया था नियर पॉइंट ऑफ द आई और एक बताया था फार पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, वो न्यूनतम दूरी जिस पर हमारी आंखें किसी भी चीज को आराम से देख पाती हैं। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 से और नजदीक लेकर के आएंगे तो हमें देखने में दिक्कत होगी, तकलीफ होगा। और ज्यादा दूर से दूर कितना दूर तक हम देख पाते हैं? इन्फिनिटी तक देख पाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर आप हैं, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है जी। अगर यहां पर आपकी आंखें हैं और अगर हम बोले कि भाई आपकी आंखें कहां से कितनी दूर तक देख पाती हैं, तो आप बोलेंगे कि अगर ये दूरी है 25 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहां से दूरी है आपकी 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत दूरी तक, मतलब इंफिनिटी तक आपकी आंखें देख पाती हैं साफ साफ। अगर आप 25 से नजदीक लेकर के आएंगे तो आपको देखने में तकलीफ होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो कि आपसे बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत दूर है आपकी आंखों से। तो ये आपकी आंखों पर कितना एंगल बनाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपकी आंखों पर मान लेते हैं कि कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, ठीक। जब ये दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो आपकी आंखों पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। इसी ऑब्जेक्ट को जब आप अपने नियर पॉइंट पर लेकर के आ जाएंगे, नियर पॉइंट पर अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाते हैं, तो अब ये आपकी आंखों पर कितना एंगल बनाएगा? अब एंगल बनाएगा बीटा। कौन सा एंगल बड़ा है? बीटा बड़ा है अल्फा से। तो आपको ऑब्जेक्ट यहां पर ज्यादा बड़ा दिखेगा या फिर यहां पर ज्यादा बड़ा दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है, नियर पॉइंट पर। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी चीज को बड़ा करके देखना होगा तो आप उसको कहां लाकर रखेंगे? अपने नियर पॉइंट पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट पर जो आपकी आंखों पर एंगल सबटेंड होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, जिसके चलते आपको वही ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी और टेलीस्कोप में भी। आया समझ? तो इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। तो अभी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो आप उसको कहां ला करके रखेंगे? अपने नियर पॉइंट पर ला करके रखेंगे, तो आपको वही ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा बनिस्बत उस दूरी के। जब आपको नियर पॉइंट से दूर रखोगे तो उससे ज्यादा बड़ा आपको कहां दिखेगा? नियर पॉइंट पे दिखेगा। ये याद रखना है, ठीक है। अब है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं होता। आपने कन्वेक्स लेंस पढ़ा था। कन्वेक्स लेंस में क्या होता था? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे तो इमेज कैसा बनता था? वर्चुअल और इरेक्ट बनता था। सेम चीज है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है? इसमें आपका एक कन्वेक्स लेंस होता है। ये कन्वेक्स लेंस का मान लो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है C। ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है? इसका अगर फोकस यहां है F1, इधर है आपका F2, तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? आपने ऑब्जेक्ट को रखा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से होकर के गुजरेगी। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो बिना किसी डेविएशन चलते चले जाएगी। आगे में तो ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और यहीं पर आपका क्या बन जाता है? एक वर्चुअल इमेज आपका बन जाता है। तो आपका ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए A B है तो इसका इमेज क्या बना? A' B' बना, ठीक है। अब आपको यहां पर पूछा जाता है कि बताओ कि इस सिंपल माइक्रोस्कोप ने कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। तो अब हम लोग क्या पढ़े थे? मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि कितना आया था? V/U के बराबर आया था लेंसेज के केस में।
जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं ना तो यहां पर हम मैग्निफिकेशन को एंगल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। कैसे? HI/HO नहीं, हम एंगल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है एम क्या होता है आपका? एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहां पर जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे उसको बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये क्या होता है? ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय image on eye when it is formed at near point divided by इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है आपको एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट on eye when it is placed at near point। कहने का मतलब ये है, अभी आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो आप उसको कहां रखेंगे? अपने नियर पॉइंट पे रखेंगे। तो अगर मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको आपको बड़ा करके देखना है तो इसका इमेज कहां बनना चाहिए? इसका इमेज नियर पॉइंट पे बनना चाहिए। नियर पॉइंट पे बनेगा तभी आपको सबसे ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो आपका इमेज कहां बनेगा? नियर पॉइंट पे बनेगा। और नियर पॉइंट पे जो इमेज बनेगा ये मान लीजिए आपकी आंखों पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? मान लेते हैं ये जो आपका इमेज बना नियर पॉइंट पे, ये आपकी आंखों पर एंगल सबटेंड कर रहा है, सपोज कर लीजिए बीटा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका बीटा। दूसरी बात, आपका नीचे जो क्या नीचे लिखा हुआ है, इसको बीटा को किससे डिवाइड करना है? बीटा को उस एंगल से डिवाइड करना है जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, इसको भी आप ले आइए नियर पॉइंट पर। इस सेम ऑब्जेक्ट को आप नियर पॉइंट पर ले आइए, और अगर आप इस सेम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर लाते हैं तब जो ये आपकी आंखों पर एंगल मान लो सबटेंड किया, वो मान लेते हैं एंगल कितना है आपका अल्फा। तो आप जब बीटा बाई अल्फा जब आप करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। तो यहां पर जो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो एंगल आपका इमेज सबटेंड कर रहा है आंखों पर, तब जब आपका इमेज कहां बन रहा है? नियर पॉइंट पे बन रहा है। मान लेते हैं आपका कितना एंगल सबटेंड किया? बीटा। इसको क्या, इसको किससे डिवाइड करना है? इसको उस एंगल से डिवाइड करना है जो आपका ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा, तब जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां? नियर पॉइंट पे। आया समझ में? आंख आपका यहां पर है, ठीक है, जहां पर लेंस है। आप यहां पर लेंस लगा करके आंखों से देख रहे हैं तो आपका आंख यहां पर है, नियर पॉइंट यहां पर है। आया समझ? नियर पॉइंट यहां पर है, इसलिए आपने इमेज कहां बनाया है? नियर पॉइंट पे बनाया है। आया समझ? तो नियर पॉइंट पर इमेज जितना एंगल सबटेंड किया बीटा, और नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जितना एंगल सबटेंड किया अल्फा, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। आया समझ में? लिखिए ये फॉर्मूला। चलिए जी, तो आपने कहा कि सर एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा, जहां बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट। अब अगर हम बीटा बाई अल्फा निकाल ले तो मेरे को एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो बीटा कैसे निकालेंगे? देखो इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए बी सी को देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी आप लिख सकते हैं क्या? tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर के आ जाते हैं, यहां पर ए बी था, इस ऑब्जेक्ट को आप यहां पर लेकर के आ जाएंगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, मान लेते हैं यहां पर आप लेकर के आए, ये बना ए डबल डैश और ये आपका पहले से है बी डैश। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां पर लेकर के आ रहे हैं तो ये आपका बना ए डबल डैश और ये है बी डैश। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डैश और आपका सी, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए डबल डैश बी डैश और सी, आप क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश डिवाइडेड बाई
बी डैश इंटू सी। ठीक है, अब ये जो आपके एंगल्स होते हैं अल्फा और बीटा, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जो आपको माइक्रोस्कोप से अगर किसी चीज को बड़ा देखना है तो जिस ऑब्जेक्ट को आप देखोगे वो कितना छोटा होगा, छोटा होगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो एंगल भी जो वो सबटेंड करेगा कितना होगा, छोटा होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, आप लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी को आप बीटा लिख सकते हैं, और tan अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डैश बाई बी सी को आप अल्फा लिख सकते हैं। तो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ये हो क्या गया आपका ए बी बाई बी सी डिवाइडेड बाई ए डबल डैश बाई बी डैश सी। ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी इंटू बी डैश सी बाई ए डबल डैश इंटू बी डैश। अब एक बात बताइए, ये जो ए बी है और ए डबल डैश बी डैश, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ए बी और ए डबल डैश बी डैश आपस में बराबर है, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका मैग्निफिकेशन m मैग्निफिकेशन कितना है आपका, बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी। बी डैश सी कितना है, बी डैश सी है आपका नियर पॉइंट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, नियर पॉइंट को हम यहाँ पर डी से दिखाते हैं, नियर पॉइंट को हम डी से दिखाते हैं, तो ये कितना हो गया आपका माइनस डी। माइनस क्यों? क्योंकि आपका नियर पॉइंट मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमने लिया माइनस। और बीसी कितना है, बीसी जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से, इसको हम लोग दिखाते हैं यू ई। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इस अभी यहां पर तो एक ही लेंस है, जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जाएंगे तो वहां दो लेंस होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका आई पीस। जिस लेंस को आप अपनी आंखों के पास रखते हैं उसको बोलते हैं आई पीस। तो यहां पर एक ही लेंस है बट ये आंखों के पास है, इसलिए हम इसको आई पीस दिखाने के लिए यहां पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको भी मेजर करने के लिए आप क्या लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो आपका मैग्निफिकेशन का जो पहला फॉर्मूला आया सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, वो आया डी बाई यू ई, जहां डी क्या है, नियर पॉइंट है आई का, और यू ई क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आपके लेंस से। लिखिए यहां तक। यहां पर ऊपर में लिख लेंगे टॉपिक में पहला, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। जब आपका इमेज कहां बन रहा है, नियर पॉइंट पर बन रहा है, मतलब आपका आई कहां पर फोकस्ड है, आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट। ये सब तब है जब आपका आई नियर पॉइंट पर फोकस्ड है। इसके बाद हम एक दूसरा केस भी देखेंगे, जब आपका आई कहां फोकस्ड होगा, इन्फिनिटी पर फोकस्ड होगा, वहां पर इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो ये पहला केस है, लिखिए। अभी इस पहले केस में जब आपका आई नियर पॉइंट पर फोकस्ड है, तब आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया m इज इक्वल टू डी बाई यू ई। अब आते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले पर, जो m इज इक्वल टू डी बाई यू ई से ही डराइव होता है। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ठीक है, ये किसी केस में होता है, ये आपका मिरर के केस में होता है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। लेंस के केस में होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अगर ऐसे भूलते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आपका ये लेंस फॉर्मूला है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, अब देखिए, आपने बोला कि सर आपका इमेज कहां बन रहा है, डी पर बन रहा है, तो आप लिखिए 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ऑफ डी। बी की जगह लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ डी, और यहां 1 बाई माइनस ऑफ यू ई। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यू ई। तो यहां से आपका 1 बाई यू ई का वैल्यू कितना आया, 1। आप देखो, एक मिनट, आपको निकालना है डी बाई यू ई। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, इस पूरे को m से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इस पूरे को d से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा ये, d बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी बाई यू ई हो जाएगा। तो यहां से d बाई यू ई कितना आया, d बाई यू ई आया 1 प्लस डी बाई एफ ई।
तो आप m इज इक्वल टू डी बाई यूई को और क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू डी बाई यूई को आप लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये हुआ आपका मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला, लिख लीजिए। कहां पे, ये हमने खुद से क्या किया, देखिए यहां पे डी बाई यूई है, हमको डी बाई यूई का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर डी बाई यूई बनाने के लिए हमने क्या किया, सारे को डी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी डी से मल्टीप्लाई, जब आप एलएचएस में भी डी से मल्टीप्लाई करेंगे और आरएचएस में भी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी बाई यूई बनाने के लिए आपने पूरे इक्वेशन में डी से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, ये इक्वेशन, ये आपका फॉर्मूला तब आया जब आपका इमेज कहां बन रहा है, नियर पॉइंट पे बन रहा है, जब आपका आई कहां फोकस्ड है, नियर पॉइंट पर फोकस्ड है। एक बात बताओ, अगर यही इमेज मेरे को इन्फिनिटी पर बनाना हो, कन्वेक्स लेंस के केस में बताइएगा, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर आपको इमेज इन्फिनिटी पे बनाना होता है, ऑब्जेक्ट आप कहां रखते हैं? कन्वेक्स लेंस के केस में अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनाना हो तो F1 पे रखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। जब आप ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जो भी आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आ जाएंगे कहां पे, फोकस पे लेके आ जाएंगे, तो आपका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो केस 2 लिखिए, केस 2 व्हेन आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, मतलब इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है, m इज इक्वल टू, पहले देख लो बाद में लिखना। आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू डी बाई यूई, और जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो उस समय आपका यूई है कितना, इस केस में यूई है आपका कितना, एफई के बराबर। तो यहां पर आपका मैग्निफिकेशन का इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बाई एफई, बस। ठीक है, जब आपका इमेज नियर पॉइंट पे बनेगा और जब आपका आई नियर पॉइंट पर फोकस करेगा, फॉर्मूला क्या है, डी बाई यूई 1 प्लस डी बाई एफ ई। जब आपका वही आई इंफिनिटी पे फोकस्ड होगा, क्या फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू डी बाई एफ ई, लिख लीजिए। पहले हम फिगर बना लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, फिर समझाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले फिगर हम बनाएंगे फिर आपको समझाएंगे। चलिए, अब पहले समझ लीजिए, बाद में फिगर ड्रॉ कीजिएगा। देखिए इधर सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था कि अगर आपको किसी छोटे चीज को बड़ा करके देखना था तो आप एक लेंस का यूज कर रहे थे और वो जितना बड़ा कर रहा था आपको वो दिख रहा था। कंपाउंड में क्या करेंगे कि हम दो लेंसेज के यूज से उस इमेज को बड़ा करेंगे और बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लेंस यूज किया, कन्वेक्स लेंस, दोनों आपके कन्वेक्स लेंस ही हैं। पहले वाले कन्वेक्स लेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है वो इसके फोकस से पहले रखा, अभी इसको भूल जाओ, दूसरे वाले लेंस को भी पूरी तरह से भूल जाओ। पहले वाले लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है, इसके फोकस से पीछे रखा हुआ है। इमेज कहां बनेगा, इमेज कहीं आगे जाकर के बनेगा, और इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड, और इससे बड़ा बनेगा। तो आपका एक मैग्निफिकेशन तो इसने कर दिया, एक बार आपको मैग्नीफाई इसने कर दिया। दूसरी बार आपने मैग्नीफाई करने के लिए क्या किया है कि दूसरे वाले आईपीस लेंस को यूज किया है। अब आप एक बात समझिए, यहां पर आप दो लेंसेज यूज कर रहे हैं, एक का नाम हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, दूसरे का नाम हम आईपीस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट के नजदीक है और ये वाला जो लेंस है ये आपकी आंखों के नजदीक है। तो जो आंख के पास है उसको हम आईपीस बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने किया कि आपका ए बी अगर ऑब्जेक्ट था तो इसने ए डैश बी डैश और इमेज बना करके आपको दे दिया। अब आपने क्या किया, ये जो आपका इमेज बना, आपने इस तरह से एडजस्टमेंट किया कि ये जो आपका आईपीस लेंस है, ये इमेज इस आईपीस लेंस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बना। ऐसा समझ, आपने क्या एडजस्टमेंट किया है, ये जो आपका इमेज बना ए डैश बी डैश, इसने जो इमेज बनाया ये कहां बनता है, तो इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। इससे होगा क्या कि अगर आप इसके लिए क्या है, ए डैश बी डैश एक ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट कहां पर है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकल लेंथ के फोकस के बीच में है। तो इसका कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसका इमेज कहां बनाया, ए डबल डैश बी डबल डैश पे।
आया समझ? एक बार हम क्या कर रहे हैं, इससे मैग्नीफाई कर रहे हैं, इमेज कहां बना, ए डैश बी डैश पे, ये इमेज कहां बना, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसका एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश बना करके दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसके केस में मैग्निफिकेशन निकालना है, एम। मैग्निफिकेशन आपको पता है होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है एम होता है बीटा बाई अल्फा, जहां बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन द आई, और यहां पर भी आपका जो इमेज बना है कहां बना है, नियर पॉइंट पर बना है, ठीक है। आप जब भी इमेज बनाएंगे कहां पर बनाएंगे, नियर पॉइंट पे बनाएंगे। अगर आपको इमेज सबसे बड़ा देखना है तो आपने इमेज कहां बनाया है नियर पॉइंट पे बनाया है, ठीक है जी। तो एम क्या है, बीटा बाई अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज एट आई, मतलब ये वाला एंगल बीटा, ठीक है। आपका बीटा कौन सा एंगल हो जाएगा, बीटा आपका है ये वाला एंगल, जो आपका इमेज, जो आपका फाइनल इमेज बना रहा है कहां पर, आंखों पर, ये है आपका एंगल बीटा। अल्फा कहां पर होगा, अल्फा ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है। अल्फा होता क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वेयर, नियर पॉइंट। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां लेकर के आएंगे, यहां पर लेकर के आएंगे। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर शिफ्ट किया, ठीक है, यहां पर शिफ्ट किया, तो यहां से ये आई पर कितना एंगल बनाएगा, यहां से ये आई पर मान लेते हैं, यहां से इसने आई पर कितना एंगल सबटेंड किया, सपोज करिए यहां पर एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, अल्फा। इसी बीटा बाई अल्फा को निकाल करके रेशियो ले लो, आपका मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। क्या करने जाएंगे, सबसे पहले हम बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश को देखो। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश को देखो, क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी बाई बी डैश सी डैश होगा। tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश सी डैश, ठीक है। और देखो इन ट्रायंगल, ये जो आपका ट्रायंगल बना ये वाला, यहां पर कौन सा पॉइंट है, इसको मान लो आप, ये आपका ए था, इसको भी हम ए मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को ही शिफ्ट किया है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डबल डैश और सी डैश, ए बी डबल डैश सी डैश को देखो, यहां पर आपका tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा ए बी डबल डैश बाई बी डबल डैश सी डैश हो जाएगा। अब आपके दोनों एंगल्स क्या होंगे, छोटे होंगे तो आप tan बीटा को क्या बोल सकते हो, बीटा, और tan अल्फा को क्या बोल सकते हो, अल्फा। और बीटा बाई अल्फा जब आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आपको अगर बीटा बाई अल्फा निकालना है तो आप सिंपली कुछ नहीं कीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। बीटा बाई अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा है कितना, ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बी डबल डैश सी डैश, कितना हो जाएगा ये, ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी डैश इंटू बी डबल डैश सी डैश बाई ए बी डबल डैश, ठीक है। क्या है ये है आपका ए डैश बी डैश बाई ए बी डबल डैश इंटू बी डबल डैश सी डैश बाई बी डैश सी डैश, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो आपका ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, ये क्या है, इसने जो इमेज बनाया था, जो आपका ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया था, उस इमेज का हाइट है ना। तो ये क्या है, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, ए बी डबल डैश है क्या, ए बी डबल डैश है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, ए डैश बी डैश को मेजर करने के लिए आप क्या आए हैं, आप नीचे आए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, माइनस होगा। छोड़ो, यहां पर माइनस हटा देते हैं, यहां पर हम सिंपल लिखते हैं हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनटू ये क्या है, बी डबल डैश सी डैश, तो बी डबल डैश सी डैश है क्या, बी डबल डैश सी डैश है आपका डी, तो ये हो गया आपका माइनस डी, ठीक है। और बी डैश सी डैश कितना है, बी डैश सी डैश है आपका यूई, बी डैश सी डैश क्या है, यूई। ये जो आपका इमेज बना था, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से कितना, माइनस यूई, ठीक है। अब ये बात बताओ, ये हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस। क्या, अभी हमने यहां पर साइन पुटअप नहीं किया है,
हम सिंपल लिख रहे हैं हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैग्निफिकेशन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, और डी बाई यूई को आप क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आई पीस। तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन जो है, टोटल मैग्निफिकेशन एम, वो क्या है, मैग्निफिकेशन जो आपका ये प्रोड्यूस कर रहा है एमओ इनटू मैग्निफिकेशन जो कि प्रोड्यूस कर रहा है आपका आई पीस। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए, एम इज इक्वल टू एमओ इंटू एम ई, यहां तक लिखिए, मिटा दे। तो देखो अभी तक आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ा भाई, कि भाई साहब इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस, और जो टोटल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस करता है वो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस होता है। मतलब दोनों लेंसेज के द्वारा जो मैग्निफिकेशन हो रहा है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आपने बोला कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टोटल मैग्निफिकेशन एम होता है एमओ इंटू एम ई के बराबर। ठीक है, अब एमओ क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, जो कि होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने मैग्निफिकेशन का लेंस के केस में फॉर्मूला कितना पढ़ा है, एक पढ़ा है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा पढ़ा है आपने वी बाई यू, माइनस वी बाई यू मिरर के केस में होता है, लेंस के केस में क्या होता है v बाई यू। तो इस v बाई यू को हम यहां लिख सकते हैं mo के बदले। तो अगर आप mo के बदले v बाई यू यूज करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना। तो यहां से ऑब्जेक्ट का दूरी मान लेते हैं कितना है आपका vo, प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का दूरी मेजर करने के लिए क्या आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा vo, जहां पर vo है, vo जो है वो आपका दूरी है इस पॉइंट का, इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के, मतलब बी डैश सी को हम बोल रहे हैं क्या, आपका vo। ठीक है, डिवाइडेड बाई u क्या है इसके लिए, u जो है वो आपका ये दूरी है। ठीक है ना, तो इसको आप बोल दो u, और ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस। कितना आया था, डी बाई यूई आया था डी बाई यूई। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यूई को आप लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में आपने ड्राइव किया था, डी बाई यूई का एक वैल्यू इतना भी आया था। तो आपका मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या बन के आया, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। आया, चलिए ठीक है, इसको लिखिए। अच्छा, एक बात बताइए, इस केस में आपका फॉर्मूला आया m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। एक और चीज है इसमें जो पूछता है, वो पूछता है आपका लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका कितना लंबाई है, इसका जो टोटल लंबाई होता है L, ये होता है इन दोनों लेंसेज के बीच का दूरी। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस को ही हम लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां इस केस में जो आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा वो कितना होगा, यहां से यहां तक का दूरी है वी नॉट, यहां से यहां तक का दूरी है वी नॉट। ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है यूई। तो आपका कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस यूई। ठीक है, वी नॉट क्या है, ये जो आपका इमेज, इसने जो इमेज बनाया था उस इमेज का दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से वी नॉट, और यूई क्या है, आईपीस से इसी इमेज का दूरी कितना है। इसके लिए एक इमेज, ये जो इमेज इसने बनाया था इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है आईपीस से। तो L इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यूई हुआ। आया समझ। अब एक बात बताओ, ये जो इमेज आपने बनाया था, इसमें आपने ऑब्जेक्ट कहां लिया था, इसके फोकस से थोड़ा सा पहले लिया था। अगर आप इसको फोकस के और नजदीक लेकर के आएंगे, अगर आप इस इमेज को इसके फोकस के और नजदीक लेकर के आएंगे तो ये इमेज और बड़ा बनेगा, और जितना इसको आप आगे बढ़ाओगे उतना ही आगे ये भी बढ़ेगा। तो देखा जाता है कि अगर आप इसको फोकस के बहुत करीब, अगर पूरी तरह से फोकस पे लेकर के आओगे तब तो इंफिनिटी पे बना देगा, ठीक है ना। बट आप पूरी तरह से फोकस पे लेकर के नहीं आ रहे हो, फोकस से बहुत नजदीक अगर आप लेकर के आ जाते हो, मतलब अगर आपका यू नॉट अगर आपका F0 के बराबर हो जाए,
अगर U नॉट F नॉट के बराबर हो जाए तो ये जो इमेज होता है ना, ये आईपीस के, और अभी सोचो इतना नजदीक है, अगर आप इसको और लेकर जाओगे तो और भी नजदीक हो जाएगा। तो जब U नॉट F नॉट के बराबर होता है तब जो आपका UE होता है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाता है। तब आपका जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होगा L, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, V नॉट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपका यहां पर L हो गया, V नॉट हो गया L के बराबर और U नॉट हो गया F नॉट के बराबर, तो आप यहां पे पुट कर सकते हो। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए, माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। कब जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से बहुत नजदीक रखा हुआ हो, फोकस से बहुत नजदीक रखा हुआ हो। इस L को हम लोग लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब बोलते हैं। जिस ट्यूब के अंदर ये माइक्रोस्कोप रखा हुआ है उसके लेंथ को हम L बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सब कब हो रहा था? ये सब तब हो रहा था जब आपका इमेज कहां बना रहे थे आप? नियर पॉइंट पर बना रहे थे। जब आपका इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा था तो ये सारे फॉर्मूले आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका फाइनल इमेज बना है अगर हम इन्फिनिटी पे बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने 2 केस देखा था, पहले आपने इमेज बनाया था नियर पॉइंट पे, फिर आपने इमेज को लेकर कहां गए थे? इन्फिनिटी पर लेकर गए थे। उसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने नियर पॉइंट वाला केस देख लिया। अब जो दूसरा केस है कि अगर ये फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पर बनेगा तो फॉर्मूले कैसे चेंज होंगे, अब हम उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अभी तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या फॉर्मूले आए? पहला फॉर्मूला आया आपका m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। दूसरा फॉर्मूला क्या आया? m इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। तीसरा हमने इसी को लिख दिया था m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। और चौथा हमने लिखा m इज इक्वल टू माइनस एल बाई यू नॉट, क्या हो गया था? एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। आया समझ? अभी तक ये लिखा था किसके लिए? जब आपका इमेज बन रहा था नियर पॉइंट पे। अब अगर आपका यही इमेज, सपोज करिए यही इमेज when I is focused at infinity, मतलब अगर यही इमेज आपका इन्फिनिटी पर बनने लग जाएगा तो क्या होगा? तो ये होगा, अगर आपका यही इमेज आपका इन्फिनिटी पर बनेगा तो इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा? इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगा जब आपका ये जो इमेज इसने बनाया था, ये जो इसने इमेज बनाया था, ये इसके आईपीस के फोकल लेंथ पे, फोकस पे, अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस है, आईपीस का फोकस अगर यहाँ पे है एफई, तो अगर ये इमेज आईपीस के फोकस पे बनेगा तभी आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर इसका इमेज इसके फोकस पे बनेगा तो फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इसके केस के लिए यूई बराबर क्या हो जाएगा? यूई बराबर एफई हो जाएगा। तो आप जहां इस फॉर्मूले में यूई है, जहां आपको दिख रहा है वहां पे आप एफई रख दीजिए। क्या आपका मैग्निफिकेशन क्या बन गया? माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफई। आया समझ? इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। बस हो गया, समझ में आया? आपने कुछ नहीं किया। जब आपको इन्फिनिटी पर इमेज बनाना था तो आपने ये ऑब्जेक्टिव का जो इमेज था इसको कहां बना दिया? आईपीस के फोकस पे। आईपीस के फोकस पे बनाया तो यूई जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना है? एफई के बराबर हो जाएगा। तो जहां यहां पर यूई था वहां आपने क्या कर दिया? एफई कर दिया। हो गया, लिख लिए? लिख लो। चलिए, रे ऑप्टिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक टेलीस्कोप। क्या है? टेलीस्कोप। इसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया, समझ लो। टेलीस्कोप आपको 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप में भी 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा? पहला आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप,
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में फिर दो टाइप का टेलीस्कोप आपको पढ़ना है। पहला है आपका कैसेग्रेन, कैसेग्रेन टेलीस्कोप, कैसेग्रेन टेलीस्कोप, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है आपका न्यूटोनियन, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब आपको देख करके लग रहा होगा सर ये तो अपने आप में एक चैप्टर है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं है? पहले टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का दो प्रकार, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग में दो प्रकार, ये तो अलग से एक चैप्टर बना देना चाहिए, इसको टॉपिक क्यों घोषित किया हो, है कि नहीं? बट ऐसा नहीं है, मेनली आपको यहाँ पर पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो भी आपका डेरिवेशन है इसमें है, उसके बाद आपको इसके बारे में बस जानना है, इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, और इसमें सिर्फ डेरिवेशन यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ इन दोनों का आपको फिगर जानना है, बस फिगर कैसा होता है, तो आपका बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। अब देखो होता क्या है रिफ्रैक्टिंग टाइप में आपका एस्ट्रोनॉमिकल, पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में, फिर टेरेस्ट्रियल के बारे में। टेरेस्ट्रियल के बारे में बस इतना जान लो कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हम पृथ्वी पर ही अगर किसी चीज़ को हमको देखना है जो बहुत दूर में है तो हम यूज़ करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और अगर हमको स्पेस में किसी प्लैनेट को देखना है, तारे को देखना है, तो आप उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहला हेडिंग डालिए एस्ट्रोनॉमिकल, इसको बना लो, पहले इस क्लासिफिकेशन को बना लो, और इसके बाद आप हेडिंग डालो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए जी, हेडिंग डालिए एस्ट्रोनॉमिकल, 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 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या होता है सर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? सबसे पहले क्या है कि इसमें भी दो लेंसेज होंगे, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते थे, यहां पर भी दो लेंसेज होंगे। पहला जो लेंस होगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है यहां पर, वो बहुत बड़ा होता है, इसका एपर्चर क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, अच्छी बात है। इसके बाद क्या होगा, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप आराम से बनाना और फिर हम आपको समझा देंगे। हो गया? चलिए अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहां पर भी क्या है, आपके पास दो लेंस है। एक लेंस जो आपके ऑब्जेक्ट के नजदीक, जो ऑब्जेक्ट को देखेगा वो आपका कौन सा लेंस हो गया? ऑब्जेक्टिव, और जिससे आप देखोगे इमेज को, फाइनल इमेज अपनी आंखों से जो आप देखोगे वो हो गया आपका आईपीस। पहला डिफरेंस जो आपको दिख रहा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, कि यहां पर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो काफी बड़ा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव आपका छोटा होता था। वहां छोटा क्यों होता था? क्योंकि आपको छोटी चीजों को बड़ा करके देखना होता था। तो जब छोटी छोटी चीजों को बड़ा करना होगा तो आप क्या चाहेंगे कि जो आपका लाइट आए वो सिर्फ छोटी चीज से आए, बाकी किसी चीज से ना आए। तो सिर्फ आप छोटे ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए वहां जो आप यूज करते थे ऑब्जेक्टिव, वो छोटा होता था। बट यहां जो आपको चीजों को देखना है वो काफी दूर है आपसे, काफी दूर है, ठीक है ना। तो काफी दूर से आपको अगर देखना है किसी चीज को, तो वहां से जितना ज्यादा लाइट आपके पास आएगा उतना ज्यादा आपको ब्राइटनेस दिखेगा। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यहां पर आप जो यूज करते हो ऑब्जेक्टिव, वो बड़े अपर्चर का यूज करते हो, ठीक है। तो क्या किया आपने? अब एक बात बताओ, यहां पर जो जिन चीजों को आप देखते हो वो होते हैं प्लैनेट्स, स्टार्स, जो कि आपसे बहुत दूर हैं। तो वहां से लाइट रे आते आते क्या हो जाती है? एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। और आपको पता है कि जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो आपका इमेज कहां पे बनाती है? फोकस पे बनाती है, पता है ना। कन्वेक्स लेंस के केस में जब आपका लाइट रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब ऑब्जेक्ट जब आपका इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पर बनता है कि नहीं बनता है? तो यहां पर भी जो आपकी लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स कहां पर हैं? बहुत दूर है, तो उनका इमेज कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। बट जरूरी नहीं है कि ये जो लाइट रेज हो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। ये तो जरूरी नहीं है ना कि लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नहीं भी आ सकती हैं। तो हमने क्या लिया है? ऐसा केस लिया है जहां पर लाइट रेज एक दूसरे के तो पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इसने क्या किया? कन्वेक्स लेंस ने इसका इमेज कहां पे बनाया? इसके फोकस पे बना दिया। इसका फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस जो है आईपीस की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा है। अब ये जो आपका इमेज बनता है ना, ये जो आपका इमेज बनाता है, ये आईपीस के लिए इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। तो इसके लिए क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया।
ये जो इमेज इसने बनाया था इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ऑब्जेक्ट है कहां पे, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब Fe और इसके ऑप्टिकल सेंटर C' के बीच में। तो ये क्या करेगा, इसका वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बना देगा, ठीक है ना। तो ये था इसका डायग्राम। अब बात करेंगे इसके मैग्निफिकेशन की, जो ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में जो आपका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, यहां पर भी होता है बीटा बाई अल्फा ही। बीटा क्या होगा, बीटा जो होता है वो होता है आपका एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई डिवाइडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। दोनों में फर्क समझ में आया। वहां पर जब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते थे तो आप बोलते थे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो एंगल आप पे सबटेंड करना चाहिए, ये नियर पॉइंट पे होना चाहिए। यहां पे नियर पॉइंट वाली कंडीशन हट चुकी है। ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको नियर पॉइंट पे रख करके देखोगे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहीं पर, ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे है। तो जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लीजिए ये एंगल यहां पर अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा। तो आप डायरेक्टली उस एंगल को अल्फा ले लोगे, ऑब्जेक्ट को आपको नियर पॉइंट पे जाने का जरूरत नहीं है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, बीटा बाई अल्फा। बीटा आपका ये वाला एंगल है जो आपका इमेज, फाइनल इमेज जो आपका आई पे सबटेंड कर रहा है, बीटा, और जो आपका ऑब्जेक्ट आई पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है आपका, अल्फा, ठीक है। तो आपको बीटा बाई अल्फा निकालना है। अब देखो बीटा बाई अल्फा निकालना है, कैसे निकालेंगे, फिर से हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, ट्रायंगल इन ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश, इन ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश। आप लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं A डैश B डैश डिवाइडेड बाई B डैश C डैश, लिख सकते हैं आप, ठीक है, लिख दिया आपने। ये आपने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, आपने ले लिया बड़ा वाला ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश, ठीक है। इसी को आप छोटे ट्रायंगल में भी देख सकते हो, A B C डैश में भी देख सकते हो। इन ट्रायंगल A B C डैश, यहां पर अगर आप tan बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कि आपका आएगा A B डिवाइडेड बाई BC डैश, AB बाई BC डैश आएगा, ठीक है। बीटा का काम तो आपका हो गया। अब आपको अल्फा निकालना है। तो इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल A B और C को देखो, ट्रायंगल A B और C को, इन ट्रायंगल A B C tan अल्फा आप क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा आप लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई BC, AB डिवाइडेड बाई BC। अगेन आप बीटा और tan बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं बीटा से, और tan अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, अल्फा से। तो आपका बीटा बाई अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई BC डैश डिवाइडेड बाई AB अपॉन BC। तो ये क्या बनाएगा, AB बाई BC डैश इंटू BC बाई AB। AB से AB कैंसिल हो गया, तो आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ये कितना आएगा, BC बाई BC डैश। BC बाई BC डैश कितना हो गया, ये BC बाई BC डैश, देख लो इसका कितना, M इज इक्वल टू BC बाई BC डैश। अब ये BC है क्या, BC क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो आपने यहां पर क्या लिखा, FO। तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो FO को मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो FO यहां पर प्लस होगा। BC डैश क्या है, BC डैश जो है आईपीस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का दूरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, BC डैश क्या है, ये जो इमेज इसने बनाया था इसके लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो BC डैश क्या है, इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट का दूरी है, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ UE। तो आपका मैग्निफिकेशन का जो पहला फॉर्मूला आया किसके केस में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में, क्या है आपका माइनस FO बाई UE, लिख लीजिए। इसके बाद इसी का दूसरा फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, माइनस FO बाई FE इंटू 1 प्लस D बाई FE। पहले इतना लिखिए, हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, जरा सोच के बताइएगा, आपने बोला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। बीटा बाई अल्फा मतलब क्या, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई, कितना एंगल बना रहा है, बीटा,
डिवाइडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। ऑब्जेक्ट कहां है आपका? इन्फिनिटी पे है। आंख कहां है आपका? यहां पे है। आप एंगल ले रहे हैं ये वाला, बट आपका एंगल आई पे तो आपका आई यहां पे तो नहीं है, आई तो आपका यहां पे है, तो फिर आप एंगल ये अल्फा क्यों ले रहे हो? आपने इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा लिया क्योंकि ये आपके आई पे बना रहा है एंगल बीटा। ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल यहां पर अल्फा है, बट ये एंगल आई पे तो नहीं बन रहा है, आई तो आपका आई पीस के पास है, तो फिर आप एंगल अल्फा क्यों ले रहे हो? ये एंगल अल्फा आपने क्यों लिया? ये अच्छे किसी भी किताब में खोज लेना, आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, तो अगर वो यहां पर एंगल अल्फा बना रहा है ना, तो यही एंगल यहां पर भी बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इससे यहां पर एंगल अल्फा बना रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां पर सबटेंड करेगा तो कितना एंगल सबटेंड करेगा? अल्फा ही सबटेंड करेगा। यहां से यहां का दूरी कितना कम है, तो फर्क पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, तो यहां जितना एंगल सबटेंड करेगा वही यहां पे भी दूरी सब, यहां पे भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगा। तो हम इस एंगल को, हमको चाहिए था ये वाला एंगल, है ना, बट यहां पर एंगल लेने से अच्छा है कि हमने इसी एंगल को ले लिया, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। आया समझ? तो इसीलिए हम बीटा बाई अल्फा लेते हैं, और आपका पहला फॉर्मूला आ गया माइनस एफ ओ बाई यूई। ठीक है, लिख लिए इतना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपका फॉर्मूला आया इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया माइनस एफ ओ बाई यूई। अब एक बात बताओ, आप इस आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई, लिखेंगे 1 बाई एफ ई। जो आपका इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? नियर पॉइंट पे बन रहा है। नियर पॉइंट पे बन रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 1 बाई माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ यूई। कोई दिक्कत इसमें? आपका v के जगह आपने क्या ले लिया? माइनस डी, और u के जगह आपने क्या ले लिया? माइनस यूई। यहां से यहां तक का दूरी माइनस यूई। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डी प्लस 1 बाई यूई। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 बाई यूई, आप लिख सकते हैं 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। इस 1 बाई यूई को आप कहां रख दो? यहां पर रख दो। ये जो आपका फॉर्मूला था माइनस एफ ओ बाई यूई, इसमें 1 बाई यूई के बदले आप ये लिख सकते हो, लिख दो। क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई यूई, और माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई यूई आप इसी को लिख सकते हो। तो आपका 1 बाई यूई का वैल्यू कितना है? माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। इसमें से आप एफ ई को बाहर निकाल लो कॉमन, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। आया समझ? लिख लीजिए। चलिए, अब एक बात बताइए, अगर इसी केस में आपको ये जो इमेज है, अगर आपको इन्फिनिटी पे बनाना है तो इसके द्वारा बनाया गया इमेज कहां पे बनना चाहिए? एफ ई पे बनना चाहिए। पहले लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज, मतलब ये इमेज ए बी अगर एफ ई पे बनेगा तो आपका फाइनल इमेज कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा इन्फिनिटी पे। तो इसके केस के लिए जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, मतलब व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे आपको इमेज बनाना हो, मतलब कि व्हेन आई इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी, अगर आपका आई इन्फिनिटी पर फोकस्ड है, उसके लिए होना क्या चाहिए? यूई जो है वो एफ ई के बराबर होना चाहिए। तो आपका ये जो फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई यूई, जो फॉर्मूला था वहां पर आप यूई के बदले क्या लिख देंगे? माइनस एफ ओ बाई एफ ई। लिख लीजिए। हो गया। तो देखिए, ये था आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और रिफ्रैक्टिंग में भी कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसको रिफ्रैक्टिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यहां पर दोनों जो आप यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो क्या है? लेंसेस। रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इसको हटा करके हम वहां पर एक मिरर डाल देंगे। क्या करेंगे?
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इस वाले लेंस को हटा करके, ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा करके हम एक कनकेव मिरर डाल देंगे। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, अभी देख लेते हैं। चलिए जी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और इसमें भी हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कैसेग्रेन टेलीस्कोप। क्या होता है भाई? ये कुछ नहीं होता है सर, यहाँ पर बस इतना होता है कि आपने एक कनकेव मिरर लगाया होता है। यहाँ पर आपने एक कनकेव मिरर लगाया होता है। ठीक है, यह हो गया आपका ट्यूब के एक फेस पर आपने क्या किया है, कनकेव मिरर लगाया है। अब जो यहाँ पर क्या होगा, जो लाइट रेज आएंगी वो क्या होगा, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो होता है मिरर के सेंटर में एक होल होता है। होल क्यों होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो लाइट रेज आई, जो आपकी लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएंगी, ये क्या करेगा, इन लाइट रेज को अपने फोकस की ओर डाइवर्ट करेगा। मिरर क्या करता है, जो भी रे ऑफ लाइट उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है उसको कहाँ भेजता है, वो फोकस पे भेजता है। तो ये जो आपका कनकेव मिरर है ये क्या भेजेगा, इसको भेजेगा, ये अपने फोकस की तरफ भेजेगा, डाइवर्ट करेगा। बट यहाँ पर फोकस के आने से पहले ही आपने क्या किया होता है, एक दूसरा मिरर लगाया होता है। और ये मिरर कौन सा मिरर होता है आपका, ये मिरर होता है आपका कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आप क्या कर देते हो, उसके फोकस पे आने से पहले ही आप यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर लगा देते हो। और ये कन्वेक्स मिरर क्या करता है, इस रे ऑफ लाइट को यहाँ से डाइवर्ट करके इस रे ऑफ लाइट को इस होल से पास करा देता है, और यहाँ पर लगा रहता है आपका आईपीस मतलब क्या, जो आईपीस लेंस आप यूज कर रहे थे अभी तक वो यहाँ पर लगा होता है। और यहाँ पर जो भी आपको चीजें हैं वो आप अपनी आंखों से देख पाते हो। है समझ? तो यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, एक लेंस के बदले यहाँ पर कौन सा आप यूज कर रहे हैं, एक कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका कनकेव मिरर है। ये आपका कौन सा मिरर है, ये है आपका कन्वेक्स मिरर है। और ये क्या है आपका आईपीस, ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ कैसेग्रेन टेलीस्कोप आप चीजों को देख पाते हैं। बना लीजिए इसको, हो गया। अब देखिए इसमें एक दिक्कत है, इस टेलीस्कोप में दिक्कत यह है कि भाई साहब मान लो इधर से आप देख रहे हो, आपको आसमान में किसी तारे को देखना है जिसका एंगल काफी ऊपर है। तो आप क्या करेंगे, आपको टेलीस्कोप यहाँ पे आप नीचे आएंगे, इसको ऊपर करेंगे, टेलीस्कोप को ऐसे करके देखेंगे। मतलब बार बार जब आपका एंगल ज्यादा होगा तो आपको खुद को एडजस्ट करके नीचे लाना पड़ेगा, और आप ज्यादा नीचे तक जा भी नहीं सकते हो, ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकते हो। तो ये जो साइड से देखने वाली दिक्कत है, इसी दिक्कत को आपने किस में सॉल्व किया है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में। कैसेग्रेन टेलीस्कोप में दिक्कत क्या हो रहा था कि आपको हाई एंगल्स पे जाने के लिए बार बार अपना खुद का एंगल एडजस्ट करना पड़ रहा था, खुद को नीचे ले जाना पड़ रहा था, और वो भी आप ज्यादा नीचे तक ले नहीं जा सकते हैं। तो ये जो साइड से देखने वाली दिक्कत हो रही थी कैसेग्रेन टेलीस्कोप में, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में आप इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कैसे, उसको देख लेते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये भी कैसा है, ये भी आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लाइट का स्वागत करने के लिए आपका कनकेव मिरर ही होता है। यहाँ पर आप यूज करते हैं प्लेनो कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर आप यूज करते हैं प्लेनो कनकेव मिरर। ठीक, लाइट जो यहाँ से आएगा इस पर स्ट्राइक करेगा, इस मिरर पे स्ट्राइक करेगा, और जैसे पिछली केस में हो रहा था, ये मिरर इसको कहाँ पर डाइवर्ट करेगा, ये इसको अपने फोकस की तरफ डाइवर्ट करेगा। बट यहाँ पर उस पिछले केस में यहाँ पर जो दूसरा मिरर आप यूज कर रहे थे वो कन्वेक्स मिरर था। यहाँ पर जो आप दूसरा मिरर यूज करेंगे वो एक प्लेन मिरर रहेगा। वो कैसा मिरर रहेगा, ये दूसरा वाला मिरर जो होगा आपका, यहाँ पर एक प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर क्यों होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो लाइट आया, ये आपका कनकेव मिरर क्या करेगा, इसको इस पर भेजेगा। ये भी आपका यहाँ से यहाँ पर आया। अब ये जो प्लेन मिरर है ना, ये इसको ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देगा। ये क्या करेगा, ये इसको ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देगा। ऊपर की तरफ अगर डाइवर्ट कर देगा,
अगर ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इसी इमेज को ऊपर से भी देख पाएंगे। आया बात समझ में? आपको पहले वाले केस में आपको क्या दिक्कत हो रही थी कि बार बार चीजों को देखने के लिए आपको खुद को नीचे ले जाना पड़ रहा था, एडजस्ट करना पड़ रहा था। अब आपका क्या होगा कि आपको नीचे ले जाने की जो दिक्कत समस्या थी उसको आपने यहां पर क्या कर दिया है, पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। आया समझ? तो बस यही था आपका क्या, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये आपका क्या है, ये आपका है प्लेनो कनकेव मिरर, और ये आपका क्या है, ये आपका है प्लेन मिरर। यहाँ पर आपकी आंखें हैं, जिस तरह से यहाँ पे आप यहाँ पर एक आईपीस भी होगा, आईपीस के थ्रू आप इसको बड़ा करके देखेंगे। आईपीस के थ्रू आप क्या करेंगे, इसी को आप बड़ा करके, इसी इमेज को आप बड़ा करके आईपीस के थ्रू आप देखेंगे। तो आपका यहाँ पर हो गया आईपीस, और इस आईपीस के थ्रू आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। बना लीजिए। चलिए, लास्ट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग एक तरफ है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक तरफ है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरी तरफ है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, क्या अंतर होते हैं दोनों में? दोनों में जो पहला अंतर होता है वो ये होता है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो एक लेंस होता है, ठीक है ना। तो पहला यहां लिखिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस इज यूज्ड, ऑब्जेक्टिव लेंस इज यूज्ड। यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मिरर इज यूज्ड। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा यहां पर क्या होता है, इट सफर्स फ्रॉम chromatic aberrations due to which image formed is multicolored and blurred। अब ये क्या होता है अभी आपको बताएंगे। क्रोमैटिक एबरेशन होता क्या है, यहां पर क्या होता है, it does not suffer from chromatic aberration। ठीक है जी। तीसरा, it suffers from spherical aberration due to which image formed is blurred। और यहां पर क्या है, it does not suffer from spherical aberration। ठीक है जी। और क्या है, इसके केस में आपका इमेज फॉर्म्ड इज, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि aperture of lens used, aperture it is difficult to construct, it is difficult to construct objective lens of big aperture due to which brightness is low। और यहां पर क्या है, यहां पर है कि आपका concave mirror of big aperture can be easily made
हेंस कैन बी इजिली मेड, हेंस यहाँ पर जो आपको इमेज मिलेगा यहाँ पर उसका ब्राइटनेस क्या होगा, हेंस ब्राइटनेस इज हाई। अब इसको पहले लिख लीजिए, फिर आपका दो टर्म है, एक है क्रोमेटिक एबरेशन और दूसरा स्फेरिकल एबरेशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे और चैप्टर आपका खत्म होगा। हो गया। अब देखिए बस दो टर्म्स हैं आपके, क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन, इनको समझ लीजिए और आपका चैप्टर खत्म है। आपको पता है कि जब भी लाइट लेंस से पास करता है तो क्या होता है, मीडियम का चेंज होता है। एयर से जाता है ग्लास में, अगर आपका लेंस ग्लास का बना हुआ है तो आपका एयर से लाइट कहाँ गया, ग्लास में। और मीडियम चेंज होने की वजह से आपको पता है डिस्पर्सन भी होता है, जैसे प्रिज्म में होता है। लाइट जब प्रिज्म से पास करता है तो क्या 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो लेंस के भी केस में मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हल्का फुल्का ही सही बट डिफ्रैक्शन, आपका डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन होने के चलते जो आपकी वाइट लाइट आ रही थी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, जिसके चलते जो आपको इमेज देखने को मिलता है वो मल्टी कलर्ड होता है। आया समझ? तो ये आपका लेंस में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज होता है। बट अगर आप लेंस को हटा के मिरर डाल दो तो वहां तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, वहां पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वहां पर ये जो मल्टी कलर्ड इमेज देखने वाली समस्या यहां पर हो रही थी, यहां पे तो नहीं होगा। तो यहां पर क्रोमेटिक एबरेशन होता है बट यहां पर क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता है। आया समझ? दूसरा क्या है, स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन क्या है, जैसे मान लीजिए आपका लेंस है, मान लो ये आपका लेंस है, ठीक है। इधर से मान लो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है। जो रे ऑफ लाइट यहां से गुजरेगी वो ज्यादा रिफ्रैक्शन सफर करेगी कि नहीं करेगी? और जो रे ऑफ लाइट ऊपर से गुजरेगी इसको कम लेंस के थ्रू ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो एक्चुअल में हम पढ़ते जरूर हैं कि रे ऑफ लाइट आता है, वो इसको पैरेलल आएगा तो फोकस पे इमेज बना देगा, बट एक्यूरेटली पॉइंट साइज फोकस पे नहीं मिलता है। इसी वजह से, क्योंकि नीचे जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है, लेंस से ज्यादा ट्रेवल कर रही है तो इसको ज्यादा रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ता है, ऊपर वाले को कम रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ता है। तो यहां पर एक शार्प इमेज मिलने के बजाय आपको एक स्पॉट मिलता है, शार्प मिलने के बजाय एक्चुअल में स्पॉट मिलता है, जिसके चलते आपको इमेज ब्लर्ड दिखता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। तो ये भी कहां पे हो रहा है, ये भी आपका लेंस में हो रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियम आपका डिफरेंट होने की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट अगर हम लेंस को हटा दें, मिरर से रिप्लेस कर दें, तो ये स्फेरिकल एबरेशन का समस्या भी खत्म हो जाएगा। तो मिरर आपको कैसा इमेज देगा, बिल्कुल शार्प इमेज देगा। आया समझ? तो मिरर यूज करने का फायदा यही है कि आपका जो क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन की समस्या है वो सॉल्व हो जाती है। आया समझ में? तो ये था आपका दोनों के बीच में डिफरेंस, और ये था आपका पूरा रे ऑप्टिक्स चैप्टर। इसको हम लोग 10 दिन तक पढ़े हैं। आज 10वां लेक्चर है आपका रे ऑप्टिक्स का, और 10 लेक्चर में रे ऑप्टिक्स आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे क्लास 12th का सबसे टफेस्ट चैप्टर, जो कि बच्चा खुद से तो छोड़ ही दो, अच्छे अच्छे टीचर से भी अगर पढ़ने जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि सर ये क्या हो रहा है। यहां पर भी आप पढ़ेंगे, आपको समझने में पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि जितनी आसानी से आप बाकी चैप्टर समझ ले रहे थे, आपको यहां पर दिमाग एकदम अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल समझ में आए। तो इस चैप्टर का लेक्चर तो मिस कीजिएगा मत, ठीक है? और समझ, अपना दिमाग पूरा अटेंटिव होकर के क्लास में रखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरा जान लगाएंगे कि भाई आपको हर चीज समझ में आए, ठीक है? तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। बाकी लोगों से अगर बात होती है तो हम ग्रुप पे भी मैसेज डाल देंगे, और आपकी बात होती है तो बोलिए कि भाई अब कल से आइए, रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, ठीक है? चलिए।